Good morning, class. Yes, class. Stand up, class. Sit down, class. बैठो. अशोक जी नोट्स दे दो इधर इसको. इधर भी देना भाई. जिसके पास नोट्स नहीं हो नोट्स ले लेना फटाफट से. इधर भी दो इसको. हाँ जी. तो लास्ट क्लास में हम लोग बात स्टार्ट कर चुके थे. किस बारे में बात चालू हो गई थी भाई? कंपनी का मेरे ख्याल से सेक्शन नंबर 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, एप्लीकेबिलिटी, ये सब तो हो गया था. नाउ कंपनी की कुछ क्वालिटीज पे अपन बात कर रहे थे एकदम फटाफट से. फाउंडेशन वाला जो पोर्शन है तो उसमें हम लोगों ने एक तो कर लिया था वॉलंटरी एसोसिएशन. सेपरेट लीगल एंटिटी का पॉइंट चल रहा था. 2 केसेस पे अपन बात कर चुके थे. फटाफट से तीसरे केस पे आते थे. वो तीसरे केस का नाम जोरदार है. नाम क्या है? री कांदोली टी लिमिटेड. अब एक चीज यार, इसमें वर्सेस क्यों नहीं है कोई भी? इसमें वर्सेस में कोई नाम तो अपने को दिख ही नहीं रहा है. ये क्या चक्कर हुआ? हाँ, वर्सेस कब नहीं होता है? जब कोई पर्सन खुद ही अपनी मर्जी से कोर्ट के पास पहुंच जाए तो उस केस में वर्सेस नहीं होता है ना. कई सारे मैटर में पार्टीज में आपस में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है और वो केस नहीं करना चाह रहे, सिर्फ वो चाह रहे हैं कि यार कोर्ट के पास चले जाएं और कोर्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर दे या थोड़ा सा गाइड कर दे, है ना, रूल्स के बारे में बता दे, तो फिर उसके लिए आपको रीवर्ड दिखेगा और आगे वर्सेस के अंदर कोई भी नहीं दिखेगा. तो अब ये केस क्या है? इंटरेस्टिंग केस है. सर्टेन पर्सन ट्रांसफर देयर एस्टेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टेट? प्रॉपर्टी, है ना. तो सर्टेन पर्सन ट्रांसफर्ड देयर एस्टेट ऑन विच, एक वर्ड यहां यूज हुआ है एडवलरम ड्यूटी. इसका मतलब क्या होता है? कुछ आइडिया? लाइक टैक्स. ड्यूटी वर्ड आ गया ना. तो जैसे अपना होता है ना वो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, तो लाइक समझो टैक्स हो गया एक तरह का. वॉज पेबल इन द नेम ऑफ कंपनी. बढ़िया चीज समझना भाई. एक्चुअल में 3-4 दोस्त हैं और इन 3-4 दोस्तों को लगता है कि यार मिलकर के अपन चाय का बिजनेस चालू करते हैं. चाय वाले अभी सारे फेमस हैं, है ना. चाय का बिजनेस तो भी बहुत जोरदार है. हम भी सोच रहे हैं कि यार थोड़ा इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ जाए. एडवोकेट चाय वाला या लॉयर चाय वाला, जो भी है. एमबीए चाय वाला तो हो चुका है, चाय सुट्टा बार भी है. तो मैं यही ट्राई कर रहा हूँ. जोधपुर में जितने चाय वाले हैं सबकी चाय टेस्ट कर रहा हूँ जा के एक एक जगह पे. फिर उसके बाद में एकदम पूरा रिसर्च मार के फिर शुरू करेंगे कुछ ना कुछ लॉयर या एडवोकेट चाय वाला. तो अब सवाल ये है कि इधर भी कुछ लोग हैं अपने जिनको अपना एक बिजनेस चालू करना है. अच्छा, इन लोगों की बढ़िया चीज ये है कि ये सीधा ही क्या करना चाह रहे हैं. आसाम के अंदर जो चाय के बागान होते हैं ना, तो दे वांट टू बाय बागान. ये चाहते क्या है कि यार सीधे बागान ही अपन खरीदेंगे और उस तरीके से वहां से काम शुरू करेंगे. तो इन्होंने क्या किया कि 3-4 दोस्तों ने मिलकर के कंपनी चालू की. समझो ये 3 लोग हैं और इन्होंने मिलकर कंपनी चालू की और अपनी जो एस्टेट है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, वो इन्होंने ट्रांसफर कर दी. किसको? कंपनी को. अब मेरे ख्याल से आप सबको पता है कंपनी को एस्टेट ट्रांसफर करोगे तो उसके ऊपर टैक्स तो देना पड़ेगा. बोलो क्या कहते हो? मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हैं तो उसके ऊपर देना पड़ता है टैक्स. अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो रजिस्ट्री तो करवानी पड़ती है. सब सुनते हो. वो रजिस्ट्री वर्ड एक्चुअल में क्या है? बेसिकली टैक्स ही तो है और क्या है ना. जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू उसके हिसाब से रजिस्ट्री. सेम वैसे जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो इनकम टैक्स के अंदर आप पढ़ोगे. इनकम टैक्स में 5 हेड पढ़ते हो आप, है ना. तो उसमें से अपना एक हेड होता है कैपिटल गेन का. उसमें आप ये चीज देखेंगे कि यार आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा. तो इधर भी उन्होंने कंपनी से टैक्स मांगा कि भैया टैक्स दो, तुमने प्रॉपर्टी खरीदी है, टैक्स तो देना पड़ेगा. बराबर. दे क्लेम्ड एग्जम्पशन फ्रॉम सच एडवरम ड्यूटी ऑन द ग्राउंड दैट, ग्राउंड समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रांसफर वॉज फ्रॉम देम इंडिविजुअली टू देम सेल्फ इन अनदर नेम. वो कह रहे हैं काय का ट्रांसफर, काय का टैक्स. बेसिकली ये ट्रांसफर है सेल्फ टू सेल्फ. सेल्फ टू सेल्फ, हाँ, खुद से खुद ही को ट्रांसफर. खुद से खुद को ट्रांसफर मतलब सुनना ध्यान से. ये मोबाइल मेरा है, इस मोबाइल को मैंने खुद को ही बेच दिया. अभी एक जने ने खुद से शादी भी की थी. आजकल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है.
कुछ भी हो सकता है, खुद ही से शादी की थी। बहुत अखबारों में सुर्खियों में भी था, वीडियोस भी बहुत थे, मैंने भी बनाया था, एक रील बनाया था इस पे कि भाई ये कानूनी रूप से अलाउड है कि नहीं है। तो इट मीन्स खुद से ही शादी कर ली कि यार खुद से ही मोहब्बत करो, दूसरों से क्या मोहब्बत करनी, बराबर धोखा मिलेगा। ऐसा उसका थॉट था भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, बराबर सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उसने ऐसे ही खुद से शादी की। तो सेम वैसे ही इन लोगों का आर्ग्यू क्या था टैक्स को लेकर के, सुनना। इन्होंने बोला कि सर ऐसा है, एस्टेट के मालिक कौन है? हम लोग, वी ऑल फ्रेंड्स। कंपनी का मालिक भी कौन है? हम फ्रेंड्स। तो हमारी चीज अगर हम ही को ट्रांसफर होगी तो उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट दो, बनता ही नहीं है। बात सही भी है। अब यहां पे आपका क्या बोलना है? टैक्स देना है कि नहीं देना है? देना पड़ेगा। उसका रीजन बहुत क्लियर है, सेपरेट लीगल एंटिटी। आप एसेट के मालिक हो, हमको समझ में आता है, 100% बात सही है। लेकिन कंपनी के मालिक आप हो, ये बात समझ में नहीं आती है, बिकॉज कंपनी हैव सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स। अपने को शुरू से ये चीज पता है ना? तो इस वजह से इट वाज हेल्ड, company was separate from shareholder and the transfer was a transfer of property from other person to the company, और इसीलिए इधर टैक्स का पेमेंट तो अपने को करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात थी। तो दीज आर सम केसेस, जैसा आपको मैंने बोला, ये एट प्रेजेंट इनके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह बनने वाले नहीं है, बराबर। ये हम सिर्फ एक थोड़ा सा आपका पुराना वाला जो है उसको रिवाइज कर रहे हैं, छोटा मोटा से पॉइंट, जो इन पॉइंट्स तक रिवाइज होगा और उसके बाद आप सी एंटर के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है ना? तो हालांकि सी एंटर का ही पार्ट है, बट मेनली आप उस वक्त एंटर होंगे इसके अंदर। तो ये अपना सेकंड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। थर्ड पॉइंट का मीनिंग बगैर वहां से पढ़े सीधा ही बता दो मुझे, बहुत सिंपल पॉइंट है ये। तो कंपनी के मेंबर्स का लायबिलिटी होता है लिमिटेड, मेरे ख्याल से सबको पता है। कहां तक लिमिटेड? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, है ना? मींस अगर मेरा शेयर जो है, देखो 10 रुपए का शेयर है और मैंने 6 रुपया ऑलरेडी पे कर दिया, तो 4 रुपया जो है 4 रुपीज मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी बनेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे गारंटी वाली कंपनी से भी कुछ होता है भाई, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। टाइप्स ऑफ कंपनीज का अपना वही सेपरेट चैप्टर है पूरा, वहां बात करेंगे, अभी नहीं। तो अभी मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको बेसिक पता है कि हाँ भाई कंपनी के मेंबर्स का लायबिलिटी कैसा होता है, लिमिटेड होता है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, ठीक है ना? ये तो पॉइंट आपने मुझे बता दिया था लास्ट क्लास में। परपेचुअल सक्सेशन बोले तो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी ऑलवेज गोइंग ऑन, है ना? तो लास्ट क्लास में अपने बात की थी, साइरस पी मिस्त्री जो है, एक्सीडेंट में इनका डेथ हो गया था, और इन्हीं की वजह से गाड़ी में पिछला सीट पे सीट बेल्ट गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया, इन्हीं की वजह से, है ना? क्योंकि ये गाड़ी के बैक सीट पे थे, गाड़ी फास्ट ड्राइव थी, एक्सीडेंट हुआ, जिन लोगों को सीट बेल्ट था आगे की सीट पे वो बच गए, एक अकेले इन्हीं की डेथ हुई। तो गवर्नमेंट को लगा यार पिछली सीट पे बैठने वाले को भी बेल्ट कंपलसरी करना चाहिए, कर भी दिया, और अपने यहाँ पे चालान भी कट गए, जोधपुर के अंदर भी। पुलिस वालों को तो एकदम नया लॉ आया, इससे पहले चेंज हो, काटो चालान, ठीक है? तो इधर ही अपने बाहर मेडिकल कॉलेज वाली रोड के ऊपर पुलिस ने धमाधम, ये तो मेरा खुद का देखा हुआ है, यहाँ चालान पे चालान कट रहे हैं, चालान पे चालान कट रहे हैं। फिर उसके बाद लोग कोर्ट के पास गए और कोर्ट ने थोड़ा चेंज किया, लॉ ने फिर चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई सिटी एरियाज के अंदर हम इस लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे। अब अपने कहा सिटी एरिया अपने जोधपुर में, अब यहाँ से सरदारपुरा जाना है, पीछे की सीट वाला, अपने तो भर भर के जाते हैं अपन, है ना? अब सोचो शादियों का सीजन है, शाम के वक्त में आप जा रहे हैं, पीछे सारे लेडीज एकदम भारी वो फुल ड्रेस के अंदर, अब उनको बोलो बेल्ट लगाओ, पुलिस वाला आ जाए, पुलिस वाले का पप्पा आ जाए, वो हरगिज ही वो गए पुलिस वाले से हम मिल लेंगे, लेकिन बेल्ट तो नहीं लगाए, आगे की सीट पे नहीं लगाते वो तो पीछे की सीट की बात ही छोड़ो। तो खैर गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ भाई बात तो सही है, पिछली सीट पे बेल्ट लगाना जरूरी है, लेकिन हाईवेज के ऊपर फिर उसको किया तो कुछ चेंजेस हुए। तो सवाल यह है कि अगर इनकी डेथ हो गई, रतन टाटा साहब अब बहुत एज पे पहुंच गए हैं, उन्होंने शादी भी नहीं की, बैचलर है, तो उनका तो कोई वारिस भी नहीं है, तो कल को अगर वो चले गए तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं है, कंपनी ऑलवेज गोइंग ऑन, कंपनी हमेशा चलेगी, क्योंकि कंपनी मेंबर से चलती है तो कंपनी हमेशा चलेगी। ऑडिट में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, इंडिया का सबसे पहला सबसे बड़ा फाइनेंस फ्रॉड सत्यम कंपनी ने किया था, पहला फाइनेंस फ्रॉड सबसे बड़ा, 7,000 करोड़ के आसपास का। तो अभी उस कंपनी के चेयरमैन को और सारे डायरेक्टर्स को उठा करके जेल में डाल दिया, लेकिन कंपनी नहीं मरी। कंपनी को उस वक्त गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, गवर्नमेंट के लोग अपॉइंट हुए, कंपनी चली, और बाद में फिर उसको
बैटरी गई नहीं, चालू है। बाद में उसको महिंद्रा ने टेक ओवर किया, है ना। अभी मेरे ख्याल से सत्यम टेक के नाम से कंपनी चलती है, महिंद्रा वालों ने टेक ओवर कर रखा है उसको। तो कंपनी हमेशा चलेगी भाई, लेकिन यही अगर पार्टनरशिप फर्म होती तो अगर मेंबर मर जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो अपन जानते हैं फर्म में भी डिसॉल्व हो सकती है। जो यहां पे नहीं होता है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। कॉमन सील क्या होती है? कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। तुम्हारा फाउंडेशन का नॉलेज के हिसाब से बताओ, क्या आज की डेट में भी कॉमन सील कंपलसरी है क्या, या वॉलंटरी है? मींस पहले ये जो वर्ड यहां देख रहे हो ना, जो मैंने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, यहां पे कभी शैल हुआ करता था, लेकिन अब चेंज हो गया मे। मींस चाहे तो सील लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो भी चलेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और मैंने तब भी आपको कहा था, ये ऐसी होती है भी सील, एग्जैक्टली ऐसी। अपने को लगता है वो स्टैम्प वाली सील होती है ना, ऐसा बॉक्स से यूं लिया और ऐसा पेपर पे लगा दिया, ऐसा वाला। कॉमन सील ऐसा नहीं होता है। कॉमन सील ऐसा होता है स्टेपलर की तरह, है ना। ये जो आप गैप देख रहे हो, इधर पेपर जाएगा, देन स्टेपलर की तरह से उसको प्रेस करेंगे, और जैसा पेपर है उसी के ऊपर वो एनग्रेव होकर के उभर करके निकल के आ जाएगी। इट्स कॉल्ड कॉमन सील। और पहले भी आज भी इसको ऐसे कॉमनली टेबल पे नहीं रखा जाता है, लॉकर में रहती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। एक्सेल वाली जो सील है वो भी हमारी लॉकर के अंदर पड़ी है, हर किसी डॉक्यूमेंट पे थोड़ी लगती है, ठीक है। तो तब क्या होता था, जैसे कि फीस जब डिपॉजिट होती है, तो जैसे रिसिप्ट मिली, रिसिप्ट के ऊपर क्या होता था कि भाई ऐसा एक वो सील लगाया, ऑफिशियल सील, उस पर साइन किया। मैंने बच्चों से पूछता था, मैंने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने फीस भरी है? सर हमारे पास रिसिप्ट है। क्या से पता है कि रिसिप्ट वैलिड है? सर इसके ऊपर कॉमन सील लगी हुई है, साइन है, मानता हूं, ऑफिशियल सील है, मानता हूं, लेकिन उसके ऊपर कॉमन सील नहीं है। कॉमन सील हो भी नहीं सकती, हर डॉक्यूमेंट पे थोड़ी लगती है कॉमन सील। लॉ ने खुद ने बता रखा है कि कहां पे कॉमन सील लगेगी, कहां पे नहीं लगेगी। और आज की डेट में तो चलो कॉमन सील जरूरी है भी नहीं। आज की डेट में आगे पढ़ेंगे अपन कॉमन सील पे, पूरा अपना एक टॉपिक है। 2 डायरेक्टर्स के साइन अगर हैं, एक डायरेक्टर और एक, तो भी वो बिल्कुल वैसा ही वैलिड होगा जैसे जैसे कॉमन सील है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ जी, ये क्या चक्कर है? ये कौन है 2 लोग? एक तो मुकेश अंबानी जी हो गए, जोधपुर में इनको बोला जाता है मुक्सा। लोग एकदम बहुत फेमिलियर हो गए बात, अपने मुक्सा, बराबर। मुकेश अंबानी जी, साथ में कौन है? आकाश अंबानी। 2 है ना, एक तो आनंद अंबानी जो अभी बहुत फेमस हो रहे हैं शादी के एंगेजमेंट के बाद से, भयंकर वाले, ठीक है। ये दूसरे वाले हैं, नहीं, आकाश नाम है ना इनका। तो अब सवाल ये है कि भाई ये अपने शेयर इनको करेंगे ट्रांसफर, तो कर सकते हैं क्या? यही अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो और पापा चाहे कि अपने बेटे को अपना शेयर ट्रांसफर कर दे और उसको पार्टनर बना ले, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको सारे पार्टनर का लेना पड़ेगा कंसेंट। लेकिन इधर ऐसा करना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि कंपनी लो आपको परमिशन देता है कि आप अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर मार्केट चलता है इसी पे, जहां पे आप बहुत इजीली क्या करते हो, दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर देते हो। ये अपने को मेनली फोकस करना चाहिए। तो सिंपल पॉइंट है ये भी। हाँ, प्राइवेट कंपनी में देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, अदरवाइज बहुत फ्रीली शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, ये भी कोई टेंशन नहीं। ये हमारा एक बहुत प्यारा पॉइंट था, सेपरेट लीगल एंटिटी में से ही निकला है, ओन एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, है ना। और अगर कंपनी अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाएगी तो भी खुद के ही नाम से करवाएगी। सही है। केस याद है किसी को? केस का नाम याद है? मकोड़ा। मकोड़े को थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से बोलोगे मैकोरा, है ना। पढ़ के बताइए क्या था इस केस में। देखो याद आ रहा है किसी को तो पढ़ के बताना। टिम्बर वाला, बिल्कुल सही। एक बार रीडिंग लगा लो, पूछते हैं अभी। याद आया भाई? क्या था इस केस में? बेसिकली एक पर्सन है जो टिम्बर मर्चेंट है ना, और उसने अपनी एक कंपनी बनाई।
बढ़िया चीज है कि वो खुद ही टिम्बर का सप्लायर भी है। तो यहां पे इस मेकोरा ने एक कंपनी बनाई और अपना टिम्बर इस कंपनी के नाम पे ट्रांसफर किया। लेकिन जब भी टिम्बर इसका था, वहां लिखा हुआ है सब्सटेंशियल क्रेडिटर ऑफ कंपनी, मालिक तो है लेकिन साथ में क्रेडिटर भी है। तो यही बंदा कंपनी को सप्लाई करता है, टिम्बर भी, लकड़ी भी सप्लाई करता है अपनी ही कंपनी को, जो इसने खुद ने बनाई है, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस किसके नाम पे ले रखा था? खुद के नाम पे। अब जब एसेट ट्रांसफर आपने कंपनी को कर दिया तो इंश्योरेंस भी क्या करना चाहिए था? ट्रांसफर। लेकिन इसने नहीं किया। इसको क्या लगा होगा? कंपनी का मालिक मैं ही हूं, तो जब मेरे नाम से इंश्योरेंस हो चाहे कंपनी के नाम से, फर्क क्या पड़ रहा है? एक ही तो बात है। आज मेरी गाड़ी है, उसका इंश्योरेंस मेरे नाम से ही होगा, और क्या है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? अब अनफॉर्चुनेटली टिम्बर में आग लग गई, लकड़ी है जल गई, अब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम चाहिए। प्रॉब्लम कहां आ गई? जिसके नाम पे टिम्बर है अभी कंपनी के नाम पे, उसके नाम पे इंश्योरेंस नहीं है, और जिसके नाम पे इंश्योरेंस है उसके पास टिम्बर नहीं है, यानी कि मेकोरा। तो यहां आकर के लॉ ने फिर से वही सेपरेट लीगल एंटिटी वाला बोला, और एक बहुत बढ़िया चीज यहां पे लिखी है, शेयर होल्डर डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। भैया कंपनी का प्रॉपर्टी में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है। आज मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस ये अपने नाम से नहीं करवा सकता है, मैं ही कराऊंगा, बिकॉज आई हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर। ये अपने को ध्यान रखना है। सिंपल सा पॉइंट था, खत्म हो गया। 8th पॉइंट, अगेन इजी पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। सपोज करो कि मेरा एक कंपनी है और आप लोग मेरी कंपनी के क्रेडिटर्स हो, तो जब भी आप मेरे ऊपर केस करने के लिए आओगे, मेरे ऊपर केस होगा या कंपनी पे होगा? यानी मेंबर्स का लायबिलिटी तो हमेशा क्या रहेगा? लिमिटेड। इवन सूट फाइल करने में भी, अब सुनना बढ़िया चीज पूछता हूं, तुम लोग का मेरी कंपनी से 5 करोड़ ड्यू है, और हमारे शेयर होल्डर्स का भी फाइनल कॉल ड्यू पड़ा है। फाइनल कॉल मंगवा करके आप लोगों का पेमेंट बहुत आराम से हो सकता है। कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है, तो डायरेक्टली आप लोग हम शेयर होल्डर्स पे केस करोगे या पहले कंपनी में करोगे? फिर कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर से कॉल करके आपको पैसा पे करेगी। लेकिन क्रेडिटर्स और थर्ड पार्टी हैव नो राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट शेयर होल्डर्स। डायरेक्टली आप केस नहीं कर सकते हो। ये बीच में शील्ड आ जाती है, जैसा आप देख रहे हो। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जो भी कुछ होगा, टैक्स होगा, क्रेडिटर होंगे, लॉ के सूट होंगे, और कुछ भी होगा, वो सब किधर आएगा? इनके अगेंस्ट आएगा, कंपनी के अगेंस्ट आएगा, शेयर होल्डर तक नहीं पहुंचेगा। ये भी एक बढ़िया पॉइंट है। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, कंपनी का कंसेप्ट इसलिए आया, देयर इज अ सेग्रेशन बिटवीन कैपिटल एंड मैनेजमेंट। समझते हो? कंपनी का कंसेप्ट आई कैसे? यार पहले जो मालिक होता था वही मैनेजमेंट भी करता था। मालिक मैं हूं तो मैनेजमेंट मैं ही करूंगा। लेकिन धीरे धीरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आते ही टेंडेंसी चेंज हुई, और वो चेंज कहता है कि नाउ मालिक अलग होगा, मैनेजमेंट करने वाला बंदा अलग होगा, जिसको कहते हैं सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज अलग अलग होंगी। तो आज मैंने यहाँ पे टाटा सन्स का बोर्ड लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप टाटा सन्स के देख लो, चंद्रशेखरन जी इस वक्त में चेयरमैन है कंपनी के। अब सवाल ये है, सबसे बढ़िया आप देखें, इसमें आपको एक भी आदमी टाटा नाम का नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपनी तो टाटा है, बराबर। तो फिर ये कैसे हो गया? दिस इज कॉल्ड बीओडीज। कंपनी का मैनेजमेंट करने वाले लोग होंगे बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दे आर इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। बढ़िया चीज है, सेक्शन 149 से प्रोविजन चालू होते हैं बीओडीज के, जो पता नहीं आपको पढ़ने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इंटर में तो है नहीं, ये बात तो तय होगी। फाइनल में आप तब तक पहुंचोगे, तब तक वहां से भी हटाने का पूरा इंतजाम है। एट प्रेजेंट के कोर्स के हिसाब से तो पता नहीं अपने को डायरेक्टर्स फिलहाल पढ़ने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छा, क्योंकि फाइनल में ये चैप्टर बीओडीज का इतना इंपॉर्टेंट होता है, 70 नंबर का आता है कंपनीज एक्ट फाइनल में, आज के कोर्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। उसमें से 35 मार्क्स के क्वेश्चन अकेले एक चैप्टर से बीओडीज, 150 पेज का चैप्टर है, और अकेला चैप्टर 35 नंबर के क्वेश्चन कवर कर लेता है। तो जिस टाइम पे मैंने लास्ट सीए फाइनल का बैच लिया था 2017 में, उसके बाद से ऑडिट में और दूसरे उधर फाउंडेशन में बिजी हो गए, तो मैंने फाइनल का बैच बंद कर दिया। तो मुझे ध्यान में एक बार 2015 में आईसीए ने गजब गेम कर दिया, पूरा गेम ही कर दिया। पिछले 20 अटेम्प्ट से करीब करीब 70 में से 35 मार्क्स का क्या आ रहा था? बीओडीज। तो बच्चे क्या करते हैं, एक स्टाइल लगाते हैं, कंपनी लॉ पूरा छोड़ दो, बाकी का एक आध दो का चैप्टर कर लो, अपने तो बीओडीज मजबूत कर लो जितना कर सकते हो, और बाकी 30 मार्क्स का अदर लॉ होता था,
उसको तैयार कर लो, तो आराम से 50 नंबर कहीं नहीं गए, कितने तो ले आएंगे। 2015 के एक पेपर में मई या नवंबर रिटर्न में आईसी ने क्या किया, बीओडीज में से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, सिंगल क्वेश्चन नहीं दिया। आईसी खोपड़ी है, कुछ भी कर सकता है, उसको जैसे ही लगे कि ये बच्चे की करने की आदत पड़ रही है, हटा दो। उस साल ये हालत थी कि जो बच्चा खाली बीओडीज चैप्टर के भरोसे गया, मारा गया। बीओडीज वाले में से एक भी, अच्छा उस वक्त अभी की तरह नहीं होता था, अभी तो तुम लोग के लिए क्या इजी कर दिया इन्होंने, तुमको कंपलसरी कह दिया कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उस वक्त ये नहीं होता था, कहीं से कुछ भी आ सकता है। अब तो उनको पता है यार, तुम लोग को ये देना जरूरी है बेटा, ये 4 चैप्टर में से 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे, कंपलसरी है। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, कहीं से कुछ भी आ सकता है, और हालत खराब कर दी उन्होंने। सेम अपने इंटर में भी ऐसा है। 2018 से इन्होंने पूरा कोर्स शेड्यूल सेट किया है, इतने में से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया, पहले ये भी नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, पुराने 4-5 पेपर का ऐसा एनालिसिस करते और हमको पक्का पता होता। 4th क्वेश्चन मेमोरेंडम के चैप्टर से होगा, 5th वाला क्वेश्चन प्रोस्पेक्टस के चैप्टर से होगा, 6th वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा, फिक्स शेड्यूल था। बीच में अचानक ऐसे ही गूगली करता, चेंज, लगा लो एनालिसिस, कर लो तुम लोग। फिर एनालिसिस सारे के सारे इस वजह से क्या हो गए, बंद हो गए यार, अब पता नहीं ऐसी किधर से भेजे। अच्छा, अपने इधर एक चैप्टर अपन पढ़ेंगे आगे, मिनट्स का, मीटिंग में पढ़ेंगे। तो मीटिंग्स का चैप्टर अपना बहुत बढ़िया चैप्टर है, सेक्शन नंबर 96 से लगा करके 122। तो एक दिन में आपको बुक मिलती है तब देखिएगा, वो बड़ा एक चैप्टर है, और वहां से मैक्सिमम 15-20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। बीच बीच में एक 2 अटेम्प्ट में ऐसी क्या करती है, उस चैप्टर को गायब कर देती थी, अब नहीं कर रही है, उस वक्त की बात कर रहा हूं, गायब। और ऐसे 2-3 चैप्टर जिसको पक्का है कि स्टूडेंट छोड़ के जाता है, जैसे अपने वो फाउंडेशन में भी एक होता है ना, वो एलएलबी वाला पैसा, उसी में से करीब 50% पेपर बना दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इधर देखो, आईसीए में, सीए के कोर्स में प्रिडिक्शन ज्यादा काम नहीं करते हुए, लग जाए तो लग जाए, तुक्का है ना। हम लोग भी क्या करते हैं, एग्जाम से पहले बच्चा पूछता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, बता दिए। मेरे वाले में से क्वेश्चन बन गए 10, 12, 15, मैं फटाफट यूट्यूब पे वीडियो बना के डालूंगा। मेरे बताए क्वेश्चन में से 80% आ गया, पता लगा अगली बार मेरे बताए में से एक भी नहीं आया। ठीक है, तो हम तो बोलते भाई, मैं क्वेश्चन बताए वक्त ही बोल देता हूं, देखो भैया सिर्फ प्रेडिक्शन है, भरोसे रहना मत, क्योंकि आ गया तो। अच्छा, एक और बढ़िया चीज टेंडेंसी चलती है, जो मुझे बहुत मजा आता है उसको देखने में। जैसे ही कोई पेपर होता है ना, वीडियोज आते हैं, हमारी बुक में से ये क्वेश्चन आए, हमारी बुक में से आए। अरे तुम्हारी बुक में से कहां से आए? तुमने अपनी बुक में वो सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं जो आईसीए ने प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं, सारे वही है, सारे के सारे। ठीक है, और फिर जैसे ही क्वेश्चन आया, पेज नंबर, मेरी बुक का ये पेज नंबर का ये क्वेश्चन आ रहे, सर आईसीए ने 2016 में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही आपने अपनी बुक में डाला है, तो फालतू का है क्रेडिट ले रहे हो भाई। हाँ, सीधा बोलो ना भाई, अपन ने टॉपिक पढ़ा है, ये चीज मजा आता है कि हाँ भाई ऐसा कोई टॉपिक नहीं आया एग्जाम में जो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो मजा आता है। अदरवाइज तो क्वेश्चन तो सारे वही है, आईसीई वाले, है ना। तो बीओडी इस तरह से काम करेंगे। कंपनी सिटीजन होती है कि नहीं होती भाई, फटाफट, कंपनी सिटीजन होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? बढ़िया चीज, कंपनी के पास में वोटिंग राइट्स नहीं है। देखना, कंपनी के पास नेशनलिटी होती है, रेजिडेंस भी होता है, ये तुम टैक्स में पढ़ोगे। हाँ, एक और चीज टैक्स से मुझे याद आई, जब भी आप टैक्स को पढ़ें और लॉ को पढ़ें, सेपरेट सेपरेट रखना। कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे और उनमें वर्ड सेम है, प्रोविजन चेंज है। जैसे तुमको पता है, वो एक 1% कंपनी में अपन पढ़ते थे, रेजिडेंट इन इंडिया, अपने इधर कितना दिन है? 180। होशियार, अभी भी पुराने प्रोविजन में जी रहे हो। अपन ने एग्जाम में कौन सा पढ़ा? 180 पढ़ा गया, 120 पढ़ा ना भाई, लेकिन टैक्स के अंदर जो है 182 डेज दे रखा है। तो दोनों में रेसिडेंट अलग अलग है। एक और इंटेलिजेंट चीज बता दो तुमको, टैक्स के अंदर एचयूएफ को हम मानते हैं सेपरेट, क्योंकि अलग से टैक्स कैलकुलेट होता है। हम अपने इधर एचयूएफ को अपने मेंबर से सेपरेट नहीं मानते, चेंज है। और एक सबसे बढ़िया चीज तुमको दिखाता हूं, चलो ये तो तुमको समझ में आ गया, पॉइंट्स यहां आकर के मेरे खत्म हो गए कि कंपनी के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, इसलिए कंपनी सिटीजन नहीं होती है। ये पॉइंट्स मैं याद भी नहीं करवा रहा हूं। अब मैं जो डिफरेंस की बात कर रहा था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ भी बाद में बात करता हूं, पहले एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन पे लेके आता हूं आपको। यहां से आ जाओ, हाँ जी, सेकेंड लास्ट डेफिनेशन देखो, रिलेटिव।
इस डेफिनेशन पे आओ, मिला सबको? सेक्शन 2 क्लॉज 77, बहुत काम की डेफिनेशन है, बहुत काम की, इतनी जगह काम आएगी। जैसे कल को अपन ऑडिट का चैप्टर पढ़ेंगे, कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव इफ ही स्टार्टेड अकाउंटेंट, वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है। तो उस वक्त अपन सोचेंगे सर रिलेटिव का मतलब दादा दादी जी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, कौन? लॉ कहेगा रुक जाओ, कंपनी लॉ अगर तुम पढ़ रहे हो तो रिलेटिव का डेफिनेशन यही है जो यहां दे रखा है। सेम डेफिनेशन बच्चे लोगों को टैक्स में भी देखने को मिलेगा, लेकिन टैक्स का अलग है, हमारा अलग है, दोनों का अलग अलग है, ठीक है ना? दोनों की डेफिनेशन पे फोकस रखना भाई। विद रेफरेंस टू एनी पर्सन मीन्स एनी वन हु इज रिलेटेड टू अनदर, वो सब रिलेटिव में होंगे। अब इन्होंने कैटेगरीज बना दी बच्चे लोगों। सबसे पहले नंबर पे, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह हैं तो उसके सारे मेंबर्स, सारे 10 हो, 20 हो, 40 हो, 100 हो, 200 हो। अगर आप HUF की तरह से हैं तब तो सारे मेंबर्स माने जाएंगे आपस में रिलेटिव्स, ठीक है? सेकंड नंबर पे लिखा है दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, स्पाउस। किसी बैच में एक बच्चे ने पूछ लिया सर व्हाट अबाउट द मैक्सिमम लिमिट? सवाल तो सही है सर, लिमिट कितना कितना, एक स्पाउस, 2 स्पाउस? बेटा एक ही की बात करेंगे हम यहाँ पे सर, लेकिन कोई रिलीजन अगर एक से ज्यादा की परमिशन देता हो, बेटा यहाँ एक की ही बात हो रही है, ध्यान रखोगे। हस्बैंड एंड वाइफ, लीगल वाइफ अगर जो भी है, अगर लॉ 2 अलाउ कर रहा है उनको तो उनकी 2 की बात हो गई। अदरवाइज हस्बैंड एंड वाइफ सिर्फ नॉर्मली अपन 1 लेकर के चलते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके अलावा 8 रिलेशन दिए बच्चे लोगों आपको, यही माने जाएंगे रिलेटिव्स, इनके अलावा कोई नहीं। पहले नंबर पे कौन है? पप्पा, इंक्लूडिंग स्टेप पापा। स्टेप पापा बोले तो पापा स्टेप पे खड़े हैं, नहीं सौतेले पिताजी है ना, सौतेले पापा, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है? मम्मी, इंक्लूडिंग स्टेप मम्मी। थर्ड नंबर पे सन, बेटा हो गया, इंक्लूडिंग स्टेप सन। आगे सन्स वाइफ्स, रुक जाओ यहीं पे, आगे स्टेप नहीं है। मैंने देखा जब मैंने टेस्ट लिए तो वहां जल्दी जल्दी के अंदर बच्चों ने धमाधम सबके आगे स्टेप 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 स्टेप। अरे बेटा देख तो ले, सन की वाइफ के साथ किधर स्टेप लगा रहा है तू भाई, है ना? यहां मामला पंगे वाला है। डॉटर, स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं है, ये सबसे खतरनाक चीज। अब यहां बहुत जबरदस्त चीज देखो लॉ की, आप लॉ में थोड़ा घुसोगे तो आपको मजा भी आएगा और समझने में मजा आएगा। देखो क्या चीज बोली, सपोज करो यहां 2 लोग हैं, ठीक है? ये हो गए भाई पापा, ये हो गई उनकी बेटी, ठीक है? पापा बेटी। अब ये जो पापा बेटी हैं ये एक्चुअल में स्टेप वाले हैं। लड़की के लिए पापा स्टेप फादर हैं और इसके लिए बेटी जो है वो स्टेप डॉटर है, बट ऑब्वियस है, ठीक है? अब ये जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिलेटिव की डेफिनेशन है, फोकस करना। अगर पापा के रेफरेंस से देखो तो बेटी उनकी रिलेटिव नहीं है। बोलो क्या कहते हो, बोलो बोलो, घुसा कुछ खोपड़ी में। पापा और बेटी है, बेटी स्टेप डॉटर है। क्या स्टेप डॉटर कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिलेटिव की डेफिनेशन में है क्या? स्टेप डॉटर है क्या? नहीं है। तो पापा बोलेंगे ये कौन है, ये मेरी रिश्तेदार नहीं है। लेकिन बेटी क्या बोलेगी? पापा आप कुछ भी बोलो, आप मेरे पापा हो, आप मेरे रिलेटिव हो। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्टेप फादर को तो हमने रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया है। अब ये लॉ बनाने वालों से लूसपोल रह गया, गलती हो गई, क्या हो गई वो जाने, लेकिन बहुत जबरदस्त पॉइंट है। और जब अपन वो ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत मजा आएगा। तो ये इसका रिलेटिव नहीं है, ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है, ये इसका रिलेटिव ऑडिटर अपॉइंट हो पाएगा, मतलब हो पाएगा और नहीं हो पाएगा, ऐसा मामला चलेगा। तो फिलहाल ये समझो, स्टेप डॉटर के लिए स्टेप पापा रिलेटिव है, लेकिन पापा के लिए स्टेप डॉटर रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं है। ऐसा मामला अपना हो गया, पहली बार ही ऐसा हुआ है ना। बाकी क्या होता है, उल्टा सीधा एक जैसा होता है ना, जैसे वो एक पिक्चर का डायलॉग था ना, जो सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती है
वही सीढ़ियां, बट ऑब्वियस से ऊपर से नीचे भी जाएगी। तो अगर बेटी पापा की रिलेटिव है तो पापा भी बेटी के रिलेटिव होंगे। लेकिन ये प्रोविजन मेरे यहां की डेफिनेशन के अंदर काम नहीं कर रहा है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट पॉइंट है। तो डॉटर हो गया, डॉटर के हस्बैंड कंवरसा, तो कंवरसा भी रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर है भाई। फिर उसके बाद कौन? भाई, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप भाई। उसके बाद में बहन आ गई, इसमें सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर भी रहेगी। 8 रिलेशन यहां पे लॉ ने बताए, इनके अलावा कोई भी रिलेटिव नहीं है। सर साला साली नहीं भाई। कल एक पढ़ रहा था, कहीं किसी दोस्त ने भेजा, यार इंसान भाग्यशाली हो या ना हो, उसके भाग्य में साली जरूर होनी चाहिए। भाई मैंने कहा तुम किधर किधर दिमाग लगाते हो रहे, जोरदार हो तुम तो। क्या भाग्यशाली सेट बना है तूने यार। इंसान भाग्यशाली हो ना हो, लेकिन उसके भाग्य में साली जरूर होनी चाहिए। इनका जोरदार है भाई। तो अब सवाल ये कि कोई भी इसके अलावा वाला, अच्छा एचयूएफ में हो तब तो चलो आपके घर के सारे लोग तो आ गए, दादा दादी सब आ गए। लेकिन अगर आप एचयूएफ में नहीं है तो इन 8 रिलेशन और एक वो ऊपर स्पाउस वाला हो गया, मतलब इसके हिसाब से तो दादा दादी चाचा चाची ताऊजी ताईजी कोई भी रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं है अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट। घर पे जाके आपने पापा को अगर ये बता दिया, पापा सर ने बोला आज से यही हमारे रिलेटिव है, तो सीधा फोन, आपको तो जंतरी होगी, मेरे पास फोन और आएगा कि क्या सिखा रहे हो आप बच्चों को, रिश्तों से दूर कर रहे हो आप। तो मैं नहीं कर रहा हूं भाई, कंपनीज है कि इन रिलेशंस को मानता है। तो फटाफट रिलेटिव का डेफिनेशन याद करवाओ, मुझे बहुत जरूरी है। नंबर 1 पे एचयूएफ के सारे लोग हो गए, ठीक है। उसके अलावा स्पाउस हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ। उसके अलावा 8 रिलेशन है। नंबर 1 फादर स्टेप फादर, उसके बाद मदर हो गई, स्टेप मदर हो गई, उसके बाद सन हो गया, स्टेप सन हो गया, उसके बाद सन्स वाइफ, रुक गए। फिर उसके बाद डॉटर, इधर भी स्टेप नहीं है। उसके बाद डॉटर्स हस्बैंड, उसके बाद ब्रदर, स्टेप ब्रदर, और सिस्टर के साथ भी स्टेप सिस्टर हो गया। तो हमारे एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ले जाओ रमेश जी। हाँ जी, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बढ़िया डेफिनेशन। तो इसलिए मैंने आपको कहा टेक्स्ट और लॉ में कई सारी डेफिनेशन एक जैसी दिखेंगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि डेफिनेशंस अलग अलग तरीके से होंगी, ध्यान रखोगे। अच्छा, जब मैं डेफिनेशन पे आ ही गया हूं तो एक छोटी सी डेफिनेशन और ले लेता हूं, चलो बोलो भाई, ये वर्ड पढ़ाएगा तुमने कहीं? ट्रिब्यूनल डेफिनेशन देखो बहुत छोटी सी है। सेक्शन 2 क्लॉज 90 कहता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 408। बहुत बात का सेक्शन हो गया। तो इसी से मुझे आप बताओ कुछ चीजें और। डेफिनेशन तो सिंपल है, ट्रिब्यूनल मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो फ्रेम होता है सेक्शन 408 में, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ये पूरे इंडिया में कंपनीज एक्ट को अप्लाई करना, इसके प्रोविजन बनाना, ये सब कौन कर रहा है? वो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस वक्त सेंट्रल मिनिस्टर कौन है इसके? जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, निर्मला सीतारमन जी, वही अभी एमसीए को भी लुक आफ्टर कर रही हैं। इसकी सेंट्रल मिनिस्टर वही हैं। एमसीए का ऑफिस किधर है? सारे ऑफिस मिनिस्ट्री के कहाँ है? सेंट्रल मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली, तो वहीं पे है, ठीक है। इसके अंडर में एक ऑथोरिटी और है, जल्दी बता दो, आगे बहुत काम आने वाला है। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बहुत काम आएगा। कौन है, किसी को याद है? रीजनल डायरेक्टर्स, है ना। वापस पूरा रिवाइज करिए, क्योंकि अगले चैप्टर से जब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस वगैरह पढ़ेंगे तो अपने को आरडी वगैरह आरओसी वगैरह चाहिएगा। तो रीजनल डायरेक्टर का मतलब बच्चे लोगों, शुरुआत में बनाए हमने 4 रीजन्स के हिसाब से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब 4 रीजन के हिसाब से 4 हमने कुछ आरडीज अपॉइंट कर दिए, जो एमसीए के जस्ट एक लेवल बाद में यहां पे काम करते हैं, है ना। एक का ऑफिस बनाया मुंबई, एक का ऑफिस बना दिया कोलकाता, है ना, एक हो गया चेन्नई। चौथे नंबर वाला दिल्ली के एकदम आजू बाजू नियर वियर, सोचो सोचो सोचो, गुड़गांव नहीं छोड़ दो, ऐसे ही एक और है नोएडा, वहां एक बना दिया। क्योंकि दिल्ली में तो खुद एमसीए का ऑफिस है, और ज्यादातर तुमको पता है कंपनीज फैक्ट्रीज नोएडा साइड में है। नोएडा दिल्ली में है या यूपी में? यूपी में, कहलाता दिल्ली के पास है ये। और गुड़गांव जो है वो हरियाणा में है। कहलाते सब दिल्ली के आसपास है, वही दिल्ली एनसीआर, ठीक है, आजू बाजू सब है। तो अब सवाल ये,
ये नोएडा का फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। नोएडा जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे हर सिटी का फुल फॉर्म मत ढूंढना। तो जोधपुर का फुल फॉर्म, जयपुर का फुल फॉर्म, जयपुर राजा जयसिंह ने एस्टैब्लिश किया था। जोधपुर राव जोधा है ना। कई लोग को बोलता है बाहर के लोग मिले, सर वो जोधपुर तो जोधा भाई के नाम पे। अरे अकबर जोधा में देखा है हमने। अरे अकबर जोधा वो अलग है बराबर। यहाँ राव जोधा है जिनके नाम से हमारे शहर का नाम है। तो यहाँ 4 आरडीज। अच्छा अब क्या हुआ, 1956 में ये बने थे। फिर कंपनीज अपने आप बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो इनको लगा यार 4 रीजन से काम नहीं चलेगा। फिर इन्होंने और खोले। एक, बोलो बोलो जो तुम पहले बोल रहे थे, अहमदाबाद, ठीक है। एक खोला इन्होंने हैदराबाद। फिर एक इन्होंने ओपन किया शिलोंग में, 7 कर दिया अभी शिलोंग में। शिलोंग इसलिए किया कि उस तरफ की जो कंपनीज है ईस्ट साइड की, तो उनके लिए एक शिलोंग में ओपन किया। तो ये तो आरडीज हो गए। अच्छा उसके अंडर में एक और कैटेगरी आई, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये कहां मिलते हैं भाई साहब बता दो। हर स्टेट में एक अपने को मिलने वाला है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जो राजस्थान का किधर मिलेंगे, जयपुर में, स्टेट कैपिटल के अंदर एक आरओसी आपको दिखेगा। और कई सारे स्टेट ऐसे हैं, कुछ एक कई सारे तो नहीं, जहां 2 स्टेट के एक आरओसी भी हो सकते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा, एक ही आरओसी आपको मिलेंगे चंडीगढ़ के अंदर। 2 स्टेट ऐसे बचे लोगों जहां एक स्टेट में 2 आरओसी हैं। एक तो है तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र। तमिलनाडु में 2 आरओसी हैं भाई। एक चेन्नई में काम करते, एक काम करते हैं कोयम्बटूर में। सेम वैसे महाराष्ट्र में 2 हैं, मुंबई, दूसरा है पुणे, ठीक है। तो ये 2 क्यों बनाए होंगे ज्यादा। जितनी मैक्सिमम कंपनीज के रजिस्टर्ड ऑफिस आप देखोगे वो आपको महाराष्ट्र में दिखेंगे। इवन जोधपुर की कंपनी है, जोधपुर में वर्किंग है पूरा का पूरा, हैंडीक्राफ्ट का वर्किंग पूरा जोधपुर में है। लेकिन उनकी जब आप देखोगे रजिस्ट्रेशन किधर का है कंपनी फॉर्म में, इनकॉर्पोरेशन, तो ज्यादातर आपको कहां दिखेगा, मुंबई। उनका दिल्ली भी दिखता है हैंडीक्राफ्ट वगैरह का, तो बाकी आपको सबका कहां दिखेगा, मुंबई या महाराष्ट्र में दिखेगा। तो वहां पे एक स्टेट में 2 आरओसीज हैं। तो एमसीए का पूरा काम तो ऐसे चलता है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था, एनसीएलटी पे भी 2 मिनट बात करते हैं भाई। ये कौन है, कोई टाइम पे इंटर के पूरे कोर्स में हुआ करता था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पूरा। अब नहीं है, नहीं तो इसके सारे प्रोविजन भी अपने को पढ़ने पड़ते, सबके सब पढ़ने पड़ते। तो एनसीएलटी का काम क्या होता है, किसी को आइडिया, बोलो भाई। एक तरह से ये कंपनीज का कोर्ट है, बात तो सही है ना। पूरा जुडिशरी पोर्शन इसके पास है। क्या होता है कि अपने यहां कोर्ट में वैसे भी मैटर्स बहुत पेंडिंग रहते हैं, बहुत, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो कोर्ट को लगा यार सारे हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट में इतने सारे केसेस आ रहे हैं, तो क्यों ना कुछ केसेस अलग ही जगह जहां से जिस एक्ट के वहीं डाल दिए जाए। तो लेबर कोर्ट्स अलग बनी हुई है ना। जैसे तुमने सुना ना, मैंने उस दिन बयानी सर की बात की थी, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो इनकम टैक्स के मैटर वहां जाते हैं, ठीक है। सेम वैसे इन्होंने क्या किया कि एक बॉडी बना दी, पूरी जुडिशरी बॉडी। और बढ़िया चीज बताऊं, इसके जो चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं ना, चेयरमैन तो जनरली क्या होता है, जजेस ही होते हैं, रिटायर्ड जजेस या करंट जजेस। और इसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स 2 तरह के होते हैं। ये भी सीख लो, सुन लो, तुमको आगे के लिए भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। जैसे अपना इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, इसमें भी 2 तरह के लोग हैं, और हमारे एनसीएलटी में भी 2 तरह के लोग हैं। वहां पे जो लोग हैं इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में, उनमें 2 तरह के मेंबर्स होते हैं बच्चे लोगों, एक जुडिशरी मेंबर्स या एडवोकेसी मेंबर, और एक होते हैं अकाउंटेंट मेंबर। अकाउंटेंट मेंबर में आते हैं चार्टेड्स, सिर्फ चार्टेड्स, और किसी को पोस्ट नहीं मिलती है। एक होते हैं एडवोकेट्स, एडवोकेट मेंबर, उसमें मेरे जैसे सिर्फ आते हैं एडवोकेट्स। अब इसको कैसे सर वहां एनसीएलटी में जाया कैसे जाता है, जब तुम सीए बन जाओ, प्रैक्टिसिंग में अगर चले जाओ, और एक लंबा टाइम, जैसे उसमें 10 से 15 साल का टाइम प्रैक्टिस का हो जाए, फिर उसके इंटरव्यूज, और इंटरव्यूज कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो इंटरव्यूज लेते हैं। और वहां अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो फिर आप बन जाते हैं एनसीएलटी या आईटीएटी के मेंबर। वो मेंबर बोले तो तुम भी बन गए जज, है ना। और उसका एक अलग ही रुतबा होता है यार, जज वाला जो होता है ना, एक अलग ही गवर्नमेंट जॉब एक तो, और जो आपका रेपुटेशन वगैरह जो होता है ना, सोशल रेपुटेशन अपना,
जबरदस्त, वाकई में है ना। तो नॉर्मल चीजों से आप एकदम अलग, और एक अलग ही उसका तो जोनर ही अलग होता है। तो आगे बहुत आगे की बात कर रहा हूं मैं अलग ही, लेकिन फ्यूचर में आगे जाके आप भी इन चीजों का प्लान कर सकते हो। तो एनसीएलटी में हो गए जैसे हाई कोर्ट के बराबर के जजेस समझ लो। तो अगर कंपनीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो वो सारा कहां जाएगा, एनसीएलटी के पास जाएगा, यहीं से डिसीजन मेकिंग होगा, सबका सब ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई दो कंपनीज हैं और वो एनसीएलटी में पहुंच गई, जैसे अपनी वो एक कंपनी ना सहारा, सुना है तुमने, सहारा वर्सेस सेबी, बहुत मैटर चल रहा है अभी, क्योंकि सहारा वालों ने एक पब्लिक इशू का पैसा ले रखा है, आगे आएगा अपने एक प्रोविजन तो समझाऊंगा। तो अब ये मैटर एनसीएलटी के पास गया, उन्होंने कोई डिसीजन दिया। आप हमेशा जानते हो किसी एक पार्टी को डिसीजन पसंद नहीं आएगा, क्या करना उसको, अपील। अपील करने के लिए इसके ऊपर अपने पास है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट से पहले एक और है, हम शॉर्ट में बोलते हैं एटी, एपेलेंट ट्रिब्यूनल, जिधर अपील कर सकते हो। पूरा नाम है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल। सर इसमें कौन होता है, इसमें होते हैं बच्चे लोगों हाई कोर्ट के चीफ जज, या होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज लेवल के लोग, वो इसमें होते हैं, तभी तो ऊपर डिसीजन ले पाएंगे, है ना। तो यहां कौन होता है, यहां होते हैं हाई कोर्ट के जजेस। इससे ऊपर अथॉरिटी में कौन चला गया, या तो हाई कोर्ट के चीफ जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। इनका भी डिसीजन अगर पसंद नहीं आए तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब सर इससे ऊपर फिर हाई कोर्ट में नहीं जाना है, नहीं जाना ना तुमको, तुम यहां आ गए, इसका मतलब हाई कोर्ट ही हो गया। ये एक तरह से मान दें सेशन कोर्ट की तरह हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया, और उसके ऊपर अपने पास सुप्रीम कोर्ट बनता है। तो कंपनी लॉ में दो पार्ट में अथॉरिटीज काम करती है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम एमसीए आरडी आरओसी, जुडिशरी का सारा काम एनसीएलटी और एटी के जिम्मे रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात थी। ये कुछ डेफिनेशंस पे आप लोगों से मैंने बात की, एकदम सिंपल वाली, बहुत इजी हो गया। एक छोटी सी डेफिनेशन मुझे आप और करवा दें, उतना काम आज अपन करेंगे। अच्छा डेफिनेशन क्या, आप ये बताओ ना मुझे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ समझा दो ताकि खत्म करें अपन इसको भी, जल्दी से बता दो, छोटा सा पॉइंट, एक 2 मिनट में। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का क्या चक्कर है भाई, किसको याद है? ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, किसके बीच में पर्दा है? कंपनी और मेंबर्स के बीच का है पर्दा। जनरली तो ये पर्दा हटेगा नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी है, दिक्कत होगी तो हम कंपनी को ही पकड़ेंगे, पीछे हटा करके मेंबर्स को देखने वाले नहीं है। लेकिन कभी कभी ये पर्दा हटाना भी पड़ेगा, ये भी कोर्स में नहीं है अभी, लिफ्टिंग भी आपके कोर्स में रहा नहीं है अभी इंटर के, तो बेसिक समझा रहा हूं आपको, क्योंकि आगे जितने प्रोविजन पढ़ेंगे सब में लिफ्टिंग होगी, तो इसलिए लिफ्टिंग का मतलब पता होना चाहिए सबको। तो नॉर्मली जो भी काम होता है, डीलिंग्स होती है, कंपनी के नेम में होती है ना। पीछे कौन है इससे हम डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट बंदा क्यों नहीं हो, लेकिन कई बार ये पर्दा हटेगा। क्यों हटेगा भी, रीजन, अगर लॉ को लगता है कि किसी ने इस फैसिलिटी का मिसयूज कर लिया है, पर्दे के पीछे छुप छुप के गलत काम कर दिया, फ्रॉड कर लिया, लोगों के साथ चीटिंग कर लिया, लॉ के प्रोविजन तोड़ फोड़ दिए, तो पर्दा हटेगा, और हटाने के बाद जो पीछे के लोग हैं अपन उनको करने वाले हैं रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, तुम्हारे उधर तो 5-5 पॉइंट थे केसेस के, इधर तो है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं है कुछ। तो हमने क्या किया, सिंपल 2 केसेस ले लिए एकदम बेसिक वाले, एक आज की क्लास में बता करके खत्म करो। डिंशा मैनेक जी है और एक गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड वाला आज बता दो, डिंशा मैनेक जी नेक्स्ट कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और बाकी सेक्शंस पे आगे डेफिनेशंस बात करेंगे। गिलफोर्ड याद है किसी को? बोलो भाई, फाउंडेशन का केस है, फाउंडेशन खत्म हो रहा है यहाँ पे तुम्हारा, बस यहाँ फाउंडेशन खत्म, इंटर चालू। चलो एक काम कर लेते हैं, छोटा सा काम कर लेते हैं, दोनों केसेस पढ़ के आना आज, डिंशा वाला भी और साथ में गिलफोर्ड वाला भी, वापस रिवाइज कर लेना, ठीक है। पढ़ा हुआ तो है तुमने, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना। तो कल आप लोग ही मुझे ये समझाओगे, ठीक है। अच्छा क्लास में क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव करने का प्लान है। प्लान में ऐसा रहेगा, जब अपन प्रॉपर फॉर्म में आ जाते हैं, कुछ कुछ सेक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इधर बुलाऊंगा, माइक दे करके 100%, है ना, क्योंकि बट ऑब्वियस लॉ है, तो लॉ खाली ऐसे तो मजा आएगा नहीं। यहां आप आएंगे, जब आप बोलेंगे तो एक तो अंदर का डर भागेगा,
ठीक है, कई लोगों में होता भी है। दूसरा क्या है, थोड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा क्लास में क्या है कि आप खुद जब अटेंटिवली सेक्शंस पढ़ोगे ना, नहीं तो ये थ्योरी पढ़ पढ़ के ऐसे सोने लग जाओगे, थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। तो एक तो प्लान में ये है। सेकंड है, जैसे ही हम लोग 3 से 4 चैप्टर खत्म कर लेते हैं, 2 काम करने हैं। एक तो अपने को रिटन टेस्ट तो चलो होगा, एक अपन करने वाले हैं क्विज, बॉयज वर्सेस गर्ल्स भी हो सकता है। टीम्स बनाएंगे, क्योंकि अपने कोर्स में एमसीक्यू भी है भाई, और एमसीक्यू तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, सबसे बढ़िया। बाकी तरीके मुझे तो फेल लगते हैं। मैं तुमको टेस्ट पेपर पकड़ा दूंगा, टिक बाजू वाले का देगा, मतलब नहीं है। लेकिन इधर जब अपन क्विज फॉर्म में करेंगे ना, उसको तो आपको मजा आएगा। टीम्स बनाएंगे, स्कोर डालेंगे यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि बढ़िया एकदम यही रहेंगे। लॉ का क्विज है, लॉ के क्विज में आपको काम करना है, पढ़ के आना है, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, तो अपनी डबल तैयारी हो जाएगी, थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी हो जाएगा, और आपकी एग्जाम के हिसाब से एमसीक्यू पोर्शन भी धड़ाधड़ तैयार होता जाएगा। ठीक है, इतना आज करो। कल का काम 2 केसेस पढ़ के आने, समझाने हैं, ताकि मैं ये पोर्शन पूरा खत्म कर सकूं। इतना आज करो।